हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज की चर्चा अर्थशास्त्र पे। देखिए, इस चैनल पे जो मुख्य विषय है वो रोजगार है कि हमारी जो युवा शक्ति है उसको अधिक से अधिक रोजगार कैसे दिलाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में या स्वरोजगार, इस पे चर्चा होती है। और चूंकि मैंने सरकार, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह, केंद्र और राज्य, सब जगह काम किया हुआ है और मेरी समझ में ये है कि रोजगार कहाँ पे सृजित हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गूढ़ विषय है वो ये है कि हमारे बच्चों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। वो एक सेट लाइफ पैटर्न की तलाश में रहते हैं। देश के अधिक हिस्सों में, कुछ ऐसे हैं हिस्से देश के जहाँ पे लोग नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ते, अपना खुद का काम करना चाहते हैं और हमें उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। तो एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो हमारे देश के युवाओं का जो माइंडसेट है, और बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश का जो माइंडसेट है, वो एक इनइक्वलिटी, गरीब अमीर की खाई, इसमें उलझ गया है। और इन द प्रोसेस, एक्चुअली देखिए, 1970-74 के दशक में इंदिरा जी ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। तो एक्चुअली हम थोड़ा सा जो है अध्यात्म की भी बात कर लेते हैं। एक हम लोग का जो सेक्ट ब्रह्मा कुमारीज का है, उनके यहाँ ये सिखाया जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उसको अपनी वोकैब्युलरी से ही निकाल दो। जैसे उन्होंने एक नारा ये दिया था कि जो महामारी आई थी, पैंडेमिक, उसमें जो वायरस था उसका नाम मत लो। तो उसी प्रकार से जो हम ये नारा देते हैं कि गरीबी हटाओ, बजाय इसके हमको ये इस पे सोचने की जरूरत है कि अमीरी कैसे लाओ। जब देखिए, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि गरीबी हटाओ का मतलब कि अगर किसी की आपने कुछ मदद कर दी, खाने के लिए अनाज दे दिया, तो उससे अगर उस पर वो डिपेंडेंट हो गया तो वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। इसलिए सबसे पहला सूत्र ये है कि हमें अपने माइंडसेट में ये चीज़ उतारनी है कि हम अमीर कैसे बने, बजाय इसके कि हम गरीबी कैसे हटाएं। देखिए, गरीबी हटाना एक नारा दिया था, मगर उसका असर क्या हुआ? गरीबी क्या हट पाई? नहीं। इसलिए कि हमारा फोकस गरीबी शब्द पे चला गया, अमीरी पे नहीं गया। और हमारे माइंडसेट में एक चीज़ ये भर दी गई कि अमीर होना बहुत गलत बात है। जो हमारे देश में वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनके लिए हमारे दिल में कोई सम्मान नहीं है। वेल्थ क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, टैक्स देते हैं, उनके प्रति हमारे दिल में कोई सम्मान नहीं। अब जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो पहली बार अमीर बने हैं, ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो जिंदगी में बिजनेस नाम का काम पहली बार किया और वो सफल हुए। तो इसलिए अगर हमारे माइंडसेट में रिस्क लेना और अमीर बनने का एक सपना पैदा हो जाए, तो शायद हम देश की जीडीपी बढ़ाने में आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ दो तीन चीज़ें मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, वो उसका जो आधार स्तंभ है, मूल स्तंभ, वही हमको रिस्क लेने से दूर कर देता है। हम बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिव एबिलिटी पैदा करने पे हमारा कोई फोकस नहीं है। बजाय इसके कि हम उसको किताबें पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट रटाते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, इस पे काम करते हैं। बच्चे के अंदर क्रिएट करने की भावना वो नहीं पैदा कर पाते। तो मूलभूत समस्या ये है
कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो नामचीन अर्थशास्त्री हैं वो इस बात का रोना दे रोते हैं कि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए गरीबी है। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा जनसंख्या ही है। देखिए, इधर यूपी बिहार से तमाम लोग भाग करके मुंबई जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। उसके पीछे और वही व्यक्ति जो बम्बई में रिच हो जा रहा है, वही व्यक्ति अपने प्रदेश में, अपने गांव में गरीब होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि बम्बई में मार्केट है, जनसंख्या है, और वो जनसंख्या कंसंट्रेटेड है। तो आप कोई भी चीज़ उत्पाद लेकर के आते हो, चाहे नींबू पानी बेचना शुरू कर दो, तो उसमें भी आपको काफ़ी ग्राहक मिल जाते हैं। इसलिए भारत विश्व का 20% मार्केट है या होने वाला है। हमको मकान चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसमें हमारी ही ज़रूरत है। हम ही इन ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इतनी असीमित मार्केट जिसपे आने के लिए विदेशी निवेशक तैयार है, उसमें हम लोग क्यों नहीं सोच सकते? हमारी सोच नौकरियों पे ही जाके क्यों टिक जाती है? दोस्तों, पॉपुलेशन थ्योरी में एक बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मेरी समझ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ही थोड़ी सी न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, जो उनका सोचने का लीनियर तरीका, और ख़ासतौर से हमारे राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट, इनको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि क्रिटिकल मास क्या होता है, चेन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र इज ए साइंस। कहा जाता है कि इट इज साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ। तो साइंस के लिए, चूंकि अर्थशास्त्र में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, तो उसको समझने के लिए और समझाने के लिए दूसरे स्थापित विज्ञान का जो है सहारा लिया जाता है। जैसे एक टर्म आप सुनते होंगे कि पंप प्राइमिंग। व्हाट इज पंप प्राइमिंग? अर्थशास्त्र में अगर कोई उद्योग बैठ गया है तो इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा उसमें पैसा डालना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो उद्योग चल गया, जैसे कि जो पेंडेमिक आया था उसके बाद बहुत सारे उद्योग और बहुत सारे रोजगार बंद हो गए थे, तो उसमें सरकार ने फैसिलिटी दी कि आप इजी वे में लोन ले सकते हैं बैंक से। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पंप प्राइमिंग। अब पंप प्राइमिंग शब्द पंप से आया, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अडॉप्ट कर लिया गया। उसी प्रकार से हमारे अर्थशास्त्रियों को क्रिटिकल मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चेन रिएक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि क्रिटिकल मास का मतलब कि एक पर्टिकुलर मास जिसको ब्रेक इवन कहते हैं, उस मास तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमारी मार्केट साइज वहां तक कैसे पहुंचेगी कि हम ब्रेक इवन पे क्रॉस कर लें। तो जब तक क्रिटिकल मास का फंडा नहीं क्लियर है, तब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक कोई छोटा उद्योग विकसित किया गया कम लागत का, और उसको किस प्रकार से हम जन जन तक उस उद्योग को पहुंचा दें। इस चैनल का एक पर्पस क्रिटिकल मास क्रिएट करना है, दूसरा पर्पस चेन रिएक्शन क्रिएट करना है। पंप प्राइमिंग तो सरकार करेगी तभी होगा, या समूह बने। तो हमारे अर्थशास्त्रियों, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक तो रिस्क क्रिएटिव थिंकिंग इंट्रोड्यूस हो, दूसरी चीज़ हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं नामचीन, उनका फंडा क्लियर हो। थोड़ा सा वो न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन करें, तब पॉपुलेशन थ्योरी उनकी समझ में आएगी, तब वो समझ पाएंगे कि कैसे भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन सकता है। धन्यवाद।